सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग एसपीटी के दूसरे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने एसपीटी के प्रथम 3 अध्यायों के बारे में अध्ययन किया, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक, जिसमें से कि धारा 1 से लेकर के 26 तक 1 से 26 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला अध्याय 4 और आज इसे पूरे तरीके से कंप्लीट करना है। तो आराम से वीडियो देखिए और सारे चीजों को आसान शब्दों में समझ लीजिए। तो उससे पहले आप लोगों का ये देख लीजिएगा, आज आप लोग को सुबह में ही एक वीडियो मिल गया होगा जिसकी जेपीएससी से संबंधित है कि जेपीएससी का देखिए 24 तारीख को जो बैठक है यहाँ पर रिव्यू मीटिंग जो है जेपीएससी में, उस दिन तय होगा कि आपका एग्जाम जो है वो 12 सितंबर को होगा या 19 सितंबर को होगा। ये दोनों डेट पे चर्चा हो रहा है। जितने भी स्कूल्स हैं उनको इन डेट में अपने मतलब बोल सकते हैं कि अपना उपस्थिति बताना है कि आप उपलब्ध इस समय हैं या नहीं है, मतलब एग्जाम कराने में इस कि दोनों में से किस दिन में आप सक्षम हैं। तो उम्मीद है कि ये 12 या 19 इस दोनों में से कोई एक तारीख को ही होगा। तो बहुत ज्यादा समय है नहीं। अब अगर 12 को होगा तो समझ लीजिए आप 22 दिन और फिर इधर एक महीना। तो आराम से समझिए, आपको 20 से लेकर के 30 दिन का समय है। तो इस बीच आप जितना पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कर लीजिए। आज आपका एसपीटी भी कंप्लीट हो जाएगा और एसपीटी को सीएनटी को ध्यान से पढ़ना है। और उम्मीद है कि अगर ये दोनों, अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं सीएनटी और एसपीटी का, तो 10 प्रश्न में आराम से आप 8 से 9 प्रश्न, अगर एक आध छूट भी जाए तो भी मान के चलिए कि इतना तो खैर श्योर है कि इतना बना ही लीजिएगा। और यही चीज आपको आगे ले जाएगा। ये याद रखिएगा, 2 ही चीज आपको अन्य लड़कों से आगे ले जाएगा, आपको बढ़त बनाएगा। वो है आपका सीएनटी एसपीटी और दूसरा है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 2 टॉपिक है, इसे आप कवर करिए तो हो जाएगा कुल मिलाकर के आप इधर से 10 और उधर 17, मतलब कुल मिला के मान के चलिए ना 17 है तो 20 तक मान के लीजिए, क्योंकि अन्य क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट तौर पर हो सकता है कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता ही है। तो यही जो है आपका 40 नंबर का 20 प्रश्न लगभग मान के चलिए 40 नंबर का, और यही आपको बढ़त दिलवाएगा। क्योंकि सीएनटी और एसपीटी भाई बहुत सारे लोग देखते हैं और इसके पीछे से बोलते हैं भाई छोड़ दे, ये बस के बाहर का चीज है। तो वो घबराना नहीं है और आराम से पढ़ना है। तो आप लोग करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दीजिए। हमारा जो बुक है वो आप लोगों के रिस्पॉन्स से बहुत शानदार चल रहा है, और जो नहीं लिए होंगे अभी तक उसे लीजिए और आराम से पढ़िए, पुराना वाला और नया वाला दोनों लेकर के। क्योंकि कोई भी डाउट मत छोड़िए, एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है कि कहीं से भाई हम कमजोर पड़ जाएं। कमजोर नहीं पढ़ना है, कहीं से भी पूछ दे तैयार रहना है कि आप पूछ लो भाई, जहां से पूछना है कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप लोग करंट अफेयर्स का बुक भी लीजिए। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो बहुत ही शानदार है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो उसे आप आराम से बनाइए, जबरदस्त आपको उसमें से लाभ मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, धारा 27 से 42। इसमें बंजर भूमि जो है और खाली जोत, ये सब सबका परिभाषा हो चुका है। बंजर भूमि समझ ही रहे होंगे, खाली जोत का परिभाषा हो चुका है, जिसका कि रैयत क्या होता है, बिना वारिस के मर गया है, उसको खाली जोत बोलते हैं। तो धारा 27 में वही है, बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती। तो वही सिंपल शुरुआत में ये चीज सारा सीएनटी में देखिए, ये सीएनटी का जो क्लास किए हैं तो उसमें चूंकि चीजें पहली बार आ रही थी, इसलिए उसमें थोड़ा सभी चीजों को, जो नया चीज आ रहा था उसको विस्तार से हल्का बात किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि वही सब सारा चीज रिपीट हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसको समझा नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ है कि चूंकि आप वो सारा वीडियो देख चुके हैं पहले, तो आप ये चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आराम से हम लोग देखते हुए बढ़ते हैं। क्या चीज वही है कि विनिहित प्रपत्र में या अमलनामे के द्वारा उसको पट्टे में दिया जाएगा, उसका बंदोबस्त किया जाएगा। सिंपल यही बात है। 28 में है बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। ये भी सीएनटी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है कि कौन कौन सा सिद्धांत फॉलो किया जाएगा। तो वही है कि प्रत्येक रैयत की आवश्यकता, कितना आवश्यकता है और उसकी कितनी क्षमता है, इसके अनुसार उसे आवंटन किया जाएगा। ग्राम समुदाय या समाज के लिए कोई अगर विशेष काम किया है, दावा किया, तो उसके लिए बंदोबस्त किया जाएगा उस हिसाब से, उस रेशियो में। रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि का सानिध्य और उसको साम्य किया जाए कि हाँ भाई किस रेशियो में होना चाहिए। उसके बाद है कि उन भूमिहीन श्रम जीवियों को, मतलब वैसे गांव के वैसे
भूमिहीन श्रमिक जिनको कि मतलब काम तो करते हैं लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, तो उन लोगों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि उनको जो बंजर भूमि है, खाली भूमि है, उसको बंदोबस्त वही लोग को उस रेशियो में किया जाए कि जिसके पास भूमि नहीं है, चाहे जो ग्राम समुदाय के लिए बेहतर काम किया है, या फिर अगर रैयत के पास अगर कम कम जमीन है, बहुत कम, उसके जीवन यापन के लिए कम पड़ा, तो उस हिसाब से ये सब सारे सिद्धांत दिए गए कि इस हिसाब से मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बंदोबस्ती का कार्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। धारा 29 है कि उपायुक्त की स्वीकृति के बिना मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रधान को अपने साथ मूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी मूल रैयत हो, ग्राम प्रधान या प्रधान जो भी हो, उपायुक्त के लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना खाली जोत या बंजर भूमि का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है। क्लियर है कि उपायुक्त की पूर्व सहमति आवश्यकता है, वो भी लिखित रूप में। नेक्स्ट है आपका बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उप विभाजन नहीं किया जाएगा। कि जो भी खाली जोत है उसको कि भूस्वामी की सहमति या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना, भूस्वामी की सहमति और उपायुक्त का अनुमोदन मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों का मतलब आदेश होना चाहिए, कोई किंतु परंतु वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। इन दोनों के सहमति से ही किसी खाली जोत का उप विभाजन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, बिना है यहाँ पे, समझ रहे हैं, इसके बिना नहीं होगा। अगर ये दोनों तैयार हैं तो हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखिए धारा 32, बंजर भूमि तथा खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति। जैसे कि कोई बंजर भूमि था, ठीक है, इसका बंदोबस्ती उपायुक्त साहब ने कर दिया, लेकिन क्या हो गया कि इसी कोई गांव का आदमी है, वो बोल रहा है कि नहीं साहब ये जो भूमि था ये तो मेरे कब्जा में था, इसको आप मतलब मुझे बंदोबस्त करना चाहिए था, आप दूसरे को बंदोबस्त कर दिया। अगर किसी तरह का भी कोई अगर हित उसका क्षति हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, काम से क्षुब्ध हुआ है या उसे कोई क्षति हुआ है, तो वो उसे 1 वर्ष के भीतर उपायुक्त के यहाँ आवेदन पत्र दे सकता है। सिंपल, इसमें खास बात यही है कि अगर किसी को कोई उसको पसंद नहीं आया या फिर उसको लगा कि मेरे साथ गलत हो गया, तो वो 1 वर्ष के भीतर आवेदन दे सकेगा उपायुक्त के यहाँ कि भाई आप फिर से इसको एक बार जरा रिव्यू कर लीजिए। धारा 33 में देखिए कि बंजर भूमि के अगर आबाद नहीं किया जाता है 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के भीतर अगर आबाद नहीं किया जाता तो उसे उसका बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा और उसे पुनर्बंदोबस्त किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये यही चीज है, पुनः बंदोबस्ती कर दी जाएगी। जैसे 5 बंदोबस्त करवा लिया, जैसे ये सब सारा पिछला बार बात हो चुका है कि कोई बंदोबस्ती करवा लिया बंजर भूमि का, लेकिन उसको आबाद कर ही नहीं रहा है। आबाद मतलब कि उसको उस पे खेती नहीं करवा रहा है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहा है, बस लेकर के रख दिया कि हाँ चलो जमीन है, कहियो तो काम आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर कोई लिया है तो समझिए कि उसका 5 साल का समय दिया जाता है। 5 साल तक अगर उसने कोई काम नहीं किया है तो उसका बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा और पुनः किसी दूसरे व्यक्ति को बंदोबस्ती कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है उपायुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान, ये तो समझ रहे होंगे जाहिर थान क्या होता है। ठीक है, वही जाहिर थान मतलब कि जहां पर भाई सौदाह किया जाता है, वही सब हो गया जाहिर थान, शमशान, कब्रिस्तान, जो भी कह लीजिए आप। तो बंजर भूमि को अगर किसी समय में ऐसा लगे कि हाँ भाई गांव में क्या है, शमशान या जाहिर थान या कब्रिस्तान के रूप में जो भूमि आवंटित है वो अपर्याप्त है, तो फिर वो या अनुपयुक्त मतलब वही अपर्याप्त है, तो उपायुक्त को ऐसा आवेदन मतलब रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो उपायुक्त क्या करेंगे, बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त या उसको लिए दर्ज कर सकते हैं कि हाँ भाई इसके रूप में ये मान्यता प्राप्त है, यहाँ पर यही है। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अब अगला चीज है कि सिंचाई के लिए जलाशय, धाराओं इत्यादि का आबाद नहीं किया जाना या अन्य प्रयोजन के लिए परिणित नहीं किया जाना। आप गांव जैसे देखिए जो भी बांध है, आहर है, पोखर है, ये सब तालाब समझ लीजिए, पोखर मतलब वही होता है, या कोई भी जलाशय, धाराएं हैं कि जिसका कि क्या होता है किसी खास भूमि सिंचाई में काम उसका क्या होता है कि सिंचाई में स्नान, धाने लिखा गया, धोने पीने में, ठीक है, मतलब नहाने धोने में, सिंचाई वगैरह में प्रयोग किया जाता है, तो उसको कोई भी आबाद नहीं करेगा। आबाद का मतलब ये नहीं है कि बर्बाद कर देगा, आबाद का मतलब ये हो गया कि उसको कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो तालाब है या फिर नदी है तो उसको संकीर्ण करते हुए, जैसे कि आप हरमू नदी का एक एग्जांपल दे सकते हैं, पहले ये नदी था अभी ये नाली हो गया है,
क्योंकि देख रहे हो कितना वहां पर सब अतिक्रमण कर करके क्या हुआ है कि जो नदी वाला जो क्षेत्र था वहां पे सब घर बना दिया है। क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है तो घर बना दिया है। तो गांव में ऐसा नहीं है कि भाई नदी वाला क्षेत्र तो वहां पे कोई खेत बना दे। तो वही है कि आबाद नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट अपना खेत बना दे कि नहीं ये तो मेरा भूमि हो गया। क्लियर है कि जो जलाशय है उसको कोई आबाद नहीं करेगा, मतलब खेत वेत नहीं बना लेगा। अगर और ये भी बोला गया है कि किसी स्वत्वधारी या भूस्वामी के द्वारा कोई ये अधिकार नहीं होगा कि कोई भी जो जलाशय है जिसका कि उपयोग गांव वाले लोग सिंचाई में, स्नान या धोने पीने के लिए कर रहे हैं, तो उस पे कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको कर वसूलने का अधिकार है, कर नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है? जो जलाशय है उसको ना आबाद किया जाएगा, मतलब कोई खेत भी नहीं बना लेगा, और ऐसा नहीं कि कोई कर लगाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग धारा 36 में कि गांव की सीमाओं पर नदिकाओं, नालाओं, शमशान, कब्रिस्तान, शिविर स्थलों, सीमा चिन्हों, रास्तों, पूजा स्थलों के लिए बंदोबस्त नहीं किया जाना। मतलब कि क्या कि गांव में कोई भी जो जहाँ पे गांव की सीमाओं पर जो भी है नदी का नाला, शमशान, कुछ भी है ये सब, तो ये सब को कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बंदोबस्त कर दिया जाएगा, किसी को भी बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। क्लियर है? बस इसमें इतना ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं धारा 37 में कि रैयत का मवेशी चराने का अधिकार। जो रैयत होंगे वो अपने गांव एरिया में वो है मवेशी चराने का अधिकार होगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ कंडीशन दिया गया है कि ग्राम जनता की राय के बिना रैयतों से भिन्न लोगों का कोई भी मवेशी गांव में नहीं चर सकता है। और दूसरा, किसी गांव में मवेशी चराने के लिए कोई शुल्क अदायगी नहीं करना होगा। ये दो खास बात है, ये याद रखिएगा कि गांव में जो भी है चारागाह के लिए जो भूमि आवंटित है गांव में, देखिएगा बंजर भूमि, गांव में सारा कुछ रहता है। जिन लोग गांव से होंगे वो जानते ही होंगे कि कुछ क्षेत्र रहता है कि नहीं, उसके कुछ क्षेत्र कब्रिस्तान वगैरह के लिए, सौदाग के लिए, ये सब के लिए आवंटित रहता है। कुछ नदी तालाब वगैरह के लिए आवंटित रहता है, कुछ चारागाह के लिए, चूंकि गांव है तो गांव में तो पशु रहेंगे तो वो चरेंगे कहाँ, किसी के खेत में जाएंगे तो वो फिर फाइन लगा देगा भाई, पता चलेगा अगला इसके खेत में घुस गया तो अगला दिन में पूरा पंचायत बैठ गया है, उस गाय बैल को पकड़ के रख लिया, बोल रहा है इतना जुर्माना दो भाई, मेरा इतना फसल का नुकसान हो गया। तो ये सब सारा कुछ होता है कि चारागाह के लिए भी आवंटित होता है भूमि कि यहाँ पे चारागाह है। गांव में देखे होंगे कुछ जमीन खलिहान के तौर पर भी होता है। खलिहान समझ रहे होंगे कि धान वान का खेती होता है तो वहां पे देखते हैं ना खलिहान, जहाँ पर कि सब धान वान को फिर हम लोग करते हैं, डालते हैं खोआ, आप लोग समझते होंगे। खोआ में ऐसा बोलते हैं हम लोग कि खोआ में ऐसा जाता है, मतलब वहां पे सब धान वगैरह लेके, पहले तो खैर बैल वगैरह से किया जाता था, अभी तो आधुनिक तौर पर ट्रैक्टर आ गया है, मशीन आ गया है, अलग अलग आ गया है। तो वही है कि कुछ जमीन खलिहान के तौर पर भी आवंटित होता है, तो कुछ है वो चारागाह के तौर पर भी आवंटित होगा, और उसे गांव के लोग की जो है, जो रैयत है, उनका यहाँ पे पशु चरेगा, और इसके लिए कोई कर शुल्क अदायगी नहीं होगा। अगला है कि चारागाह आबाद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो चारागाह था इसको कोई अपना खेत बना ले, ये भी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, उस पर फिर दंड लग जाएगा, जबरदस्ती कर देगा, बेदखल हो जाएगा। अभी आगे आएगा इसका प्रावधान। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। धारा 39 में देखिए कि रैयत को अपने जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन करने का अधिकार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रैयत का जो भी जोत है, खेत है, इसके अलावा उसको अधिकार होगा कि कोई दूसरी भूमि पर, ऐसा नहीं कि दूसरा का जो जोत है उस पर, जो ऐसी भूमि ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि किसी को आवंटित नहीं है किसी का जोत के तौर पर, तो वहां पर वो जलाशय वगैरह का उत्खनन करवा सकता है, सिंचाई वगैरह उसमें फिर सबको, अगर जलाशय उत्खनन करवाएगा तो भाई साहब कोई प्रयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे खास तालाब संबंधी मत्स्य अधिकार का रैयत के हस्तक्षेप नहीं करना। मतलब जो भी खास तालाब है, जहां किसी व्यक्ति को किसी तालाब या अन्य जलाशय में मछली मारने का अधिकार का उपभोग प्राप्त हो, उसके अधिकार का विस्तार तथा प्रकृति पट्टों के शर्तों पर, जिन शर्तों पर वह रखता हो, निर्भर करती है। उस पट्टा पे जो भी शर्त लिखा गया है उसके आधार पर उस तालाब में, जलाशय में मछली पालने मारने का सारा अधिकार रहेगा, जैसा कि उस पे शर्त मेंशन किया गया है। और किंतु वह भूस्वामी या किसी ऐसे अधिकार के गांव में रैयतों द्वारा अर्जित किया गया हो जहां सिंचाई के अधिकार में है, जो किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध किया गया हो, हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो खास तालाब है उस पे कोई हस्तक्षेप रैयत नहीं करेगा, ये चीज है इसमें, वो सारा कुछ उसका रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं धारा 41, किसी पहाड़िया गांव में है कि किसी पहाड़िया गांव में गैर पहाड़िया को बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। ये धारा 41 में ये बहुत खास है, इसको याद रखिएगा
कि धारा 41 में क्या है कि किसी भी पहाड़िया गांव में किसी भी गैर पहाड़िया को बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वो पहाड़िया गांव है कौन, तो आयुक्त द्वारा जो भी मान्य घोषित हो, आयुक्त घोषित करेंगे कौन सा गांव पहाड़िया है कौन सा नहीं है, ये जो आयुक्त घोषित करेंगे। और उस गांव में किसी दूसरे को रैयत मतलब बंदोबस्त भूमि उसका नहीं किया जाएगा, मतलब रैयत नहीं बसाया जाएगा। क्लियर से इसका मतलब यही है। और इस अध्याय का हमारा लास्ट धारा है कि उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि पर अनधिकार दखल किया हो। तो उपायुक्त किसी भी समय या तो अपनी इच्छा से या उसके आवेदन पर देने पर उस व्यक्ति को बेदखली का आदेश दे सकता है जिसने इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी विधि या संथाल प्रज्ञा में विधि का बल रखने वाले किसी बात का उल्लंघन करके कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर लिया हो या उसे सुधार किया हो, अर्जित किया हो, कब्जा किया हो। मतलब मेरा भूमि है, कृषि भूमि, उस पर कोई अतिक्रमण कर दिया है, चढ़ गया है, ठीक है, दूसरा कोई चढ़ गया, या फिर कृषि भूमि है इस पे कोई फैक्ट्री लगा दे रहा है, तो जो भी कृषि भूमि पर अतिक्रमण करेगा उसको वहां से बेदखल कर सकते हैं उपायुक्त। ये चीज दिया गया है धारा 42 में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे धारा 43 में। वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किए जाएंगे। अर्थात इसका क्या होगा, सॉरी यहाँ पर तो ये छूट गया है लिखने के लिए धारा 43। यहाँ से ये हमारा अध्याय 5 स्टार्ट हो जाता है। ये धारा 43 से अध्याय 5 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें लगान के बारे में दिया गया है, लगान से संबंधित प्रावधान है, कब बढ़ेगा घटेगा क्या होगा ये सब सारा कुछ देखिए, लगान भुगतान करने का समय क्या अभी स्वीकृत होगा नहीं होगा। तो 43 है धारा 43। तो इसमें दिया गया है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा। भूस्वामी या ग्राम प्रधान मूल रैयत को वस्तु रूप में लगान, चाहे वह भावली, बटाई, कृषानी, दानाबंदी या किसी भी नाम से विदित हो, पाने का अधिकारी नहीं होगा। उसको कैसे देना है देखिएगा, यहाँ मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन देना है। मतलब प्रत्येक 3 माह में उसको चुकता करना है। लगान किस रूप में, मुद्रा रूप में, मुद्रा लगान, ठीक है, पैसे के तौर पर भुगतान करना है कृषि प्रत्येक 3 महीने पे। और 3 कब, जब उसका अंतिम दिन हो, मतलब सूर्यास्त के पूर्व जिस दिन लगान जमा करने की अंतिम तारीख हो उसके पहले वो जमा करेगा। और अगर नहीं जमा करेगा तो उसको माना जाएगा कि वो लगान क्या हो गया, बकाया। क्लियर है। वस्तु रूप में लगान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मुद्रा रूप में लगान लिया जाएगा प्रत्येक 3 महीने पर, और जिस दिन डेट हो उसके आखिरी दिन सूर्यास्त से पहले जमा करना है, नहीं तो वो लगान बकाया के तौर पर जाना जाएगा। ये चीज है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले धारा 44 में। ये सब सारा चीज पूर्ववर्ती है सीएनटी वाला कि हस्तांतरण, जैसे कि क्या चीज उस दिन बात किए थे कि ए है, ए ने अपना भूमि ट्रांसफर कर दिया बी को, इसका रैयत है कोई भी, ए के कुछ भी मान लीजिए, डी है कोई रैयत, ठीक है, डी रैयत है, तो ये पहले लगान का भुगतान ए को करता था, लेकिन इसने क्या की भूमि को इसको बेच दिया बी को। इसको तो पता ही नहीं है, चाहे इसके और भी जो रैयत है डी ई एफ कोई भी जो रैयत है ये सब लगान दे रहा था ए को। अब ये बेच दिया इसको और इसका खबर ये लोग को है ही नहीं है डी ई एफ को, तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग तो लगान इसी को दे देगा ना। तो वही बोल रहा है कि जब तक पर्याप्त सूचना नहीं दे दिया जाए रैयत को तब तक ये रैयत दायी नहीं होंगे कि भैया आप इसको भूमि बेच दिए तो हम इसको देने के लिए दायी हो जाएं। हम इसी को दे रहे थे इसी को देंगे। ये ऐसा नहीं बोलेगा कि हम उसका जमीन तो हम खरीद लिए थे पिछले साल तो हमको काहे नहीं दिया। तो भाई आप सूचना दीजिएगा तब तो वही चीज है कि सूचना देना है, इसको उचित रूप से इसको इन लोग को सूचना तामील करवाया जाएगा, मतलब भेजा जाएगा, तब फिर इन लोग अपना जो लगान है वो लोग इसको पे करेगा, इसको बंद कर देगा। बस इसमें यही है धारा 44 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग धारा 45 में आ जाइए। डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान, ये सब सारा पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं सीएनटी में कि अगर कोई रैयत है वो चाहे तो डाक मनी के द्वारा भी, मनी ऑर्डर के द्वारा भी वो अपना लगान का भुगतान कर सकता है भूस्वामी को या उसका किसी अभिकर्ता को। और अगर बीच में जो उधर ऑर्डर था इसमें तो अभी उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन वहां पे मेंशन भी था कि अगर उपायुक्त को अगर देना चाहे तो उपायुक्त को दे सकता है डाक खर्च के सहित। उपायुक्त फिर उसको उस रैयत का जो लगान है उसके भूस्वामी को भेज देगा। यह है 45 में। 46 में क्या है कि ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा कि कितना लगान उसका प्रतिवर्ष लेना है,
कितना वो भुगतान किया है, कितना बकाया है, ये सब सारा का लेखा वो रखेगा। ठीक है, अभी बहुत मजेदार है। अगर कोई ऐसा नहीं देता है कोई, ठीक है, जैसे देखिएगा कहते हैं कि कृषि वर्ष की समाप्ति के 2 मास के बाद प्रत्येक रैयत को मांगने पर उसकी जोत से संबंधित जो भी है लगान बकाया उसका सारा विवरण वो प्रतिलिपि जो है निःशुल्क दी जाएगी। मतलब जितना है इसका, जैसे इसका फोटोकॉपी प्रतिलिपि उसको रैयत को निःशुल्क दिया जाए कि भैया पिछले साल आपका इतना लगान हुआ था, इतने तारीख को आपने इतना दिया, इतने तारीख को इतना दिया, इतने तारीख को इतना दिया, कुल मिला के इतना हुआ, बकाया इतना रहा, ये सब सारा वो निःशुल्क देगा रैयत को। और अगर ये हिसाब किताब नहीं रखता है तब देखिएगा आगे बहुत मजेदार है। मान लेगा कि हाँ भाई दे दिया जा, ठीक है। जैसे कि देखिए धारा 47 में क्या चाहिए कि लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद। तो वही चीज है कि लेखा जोखा रखेगा और उसको रसीद देगा, जैसे जमा करेगा रसीद देगा, और वो निःशुल्क विहित प्रपत्र में रकम के लिए हस्ताक्षरित रसीद पाने का अधिकारी होगा। कौन? रैयत। रैयत को यह अधिकार होगा कि वो रसीद पाए, और वो भी निःशुल्क। ऐसा नहीं कि भाई रसीद देने के लिए अलग से लेंगे 5-10 रुपया, वो सब नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि वो रसीद नहीं दिया जाता है, यदि रसीद भुगतान प्रदेश में लगान प्रपत्र में जारी प्रविष्टि के विवरण सास्ता नहीं दिए गए हैं, अगर लगान नहीं दिया रसीद नहीं दिया गया है, तो जब तक इसके विपरीत सिद्ध नहीं कर दिया जाता, यह समझा जाएगा कि रसीद दी जाने वाली तिथि तक लगान का पूरा पूरा ब्याज पा चुके हैं। मतलब अगर नहीं दिया तो मान लेंगे कि हाँ भाई इसको मिल गया, जाओ, जो भूस्वामी था उसको सारा पैसा मिल चुका है। अगर रसीद नहीं दिया है तो इसीलिए उसको सारा रसीद रखना है। और यदि नहीं देता है, देखिए उसके बाद दंड का भी प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता, कोई एजेंट ग्राम प्रधान मूल रैयत या ऐसी रसीद देने में प्रत्यर्पण तैयार रखने में या धारा 46 में विहित इसके पहले जो था लेखा जोखा नहीं रखता है तो देने से असमर्थ रहे, अगर नहीं देता है वो, तो प्रमाण मिलने पर उपायुक्त सरसरी कार्यवाही से आदेश देकर भूस्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत को जैसी भी दशा हो अर्थदंड दे सकते हैं। मतलब उन लोग पे पैसा का फाइन लगा सकते हैं, और वो कितना होगा? 50 रुपए तक का हो सकता है प्रत्येक चूक के लिए। प्रत्येक चूक के लिए 50 रुपया होगा, ठीक है। क्लियर है कि अगर वो ऐसा रसीद नहीं देता है, लेखा जोखा नहीं रख सकता है, तो उसको 50 रुपए तक का फाइन लगेगा। धारा 48 में आ जाइए कि रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करेगी। ये चीज है कि जो भूस्वामी किस प्रकार से, किस फॉर्मेट में, क्या क्या उसमें दर्ज होगा कि नाम, ठीक है, रैयत का नाम हो गया, उसकी गांव की जो स्थिति है वो, प्लॉट संख्या, क्या लगान दे रहा है, वस्तु रूप में दे रहा है कि धन रूप में दे रहा है। लेकिन धन लगा वस्तु रूप में देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, कोई स्वेच्छा से देना चाहे और अगर वो लेना चाहे तो लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग धारा 49 की ओर। ये जो प्रपत्र है इसका मतलब यही था कि ये जो फॉर्मेट है ये तैयार करेगा राज्य सरकार। क्लियर है, राज्य सरकार ये तैयार करेगी। लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। लगान जो है वो जोत पर प्रथम प्रभार होगा। इसको सारा चीज पिछले भी इस बार भी समझा चुके हैं। मतलब इसका ये हुआ कि कोई भूमि है, लगान अगर नहीं उसका चुकता कर रहा है तो उसका भूमि तो किसी को दे दिया जाएगा, ठीक है, बेच दिया जाएगा, विक्रय कर दिया जाएगा लगान के लिए। तो लेकिन अगर इसका विक्रय किया जा रहा है तो जो अगला आदमी लेगा वो पूर्व बकाया जो लगान है उसका देने का वो दायित्वाधीन नहीं होगा। मतलब कि उसका दायित्व नहीं होगा कि पिछला लगान वो भुगतान करे। लेकिन ये बोला है कि जब विक्रय होगा तो सारा जितना बकाया लगान है ना इसी में जोड़ देगा। सिंपल समझिए कि वो खरीदने समय ही चुका देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 50 में विशिष्ट कारणों से लगान की कमी। लगान की कमी में क्या क्या वैसा स्थिति हो सकता है कि लगान में कमी की स्थिति पैदा हो जाए। तो ये चीज हम लोग पिछले बार भी पढ़ चुके हैं कि अगर जो भूमि है वो क्या हो जाए, बालू पड़ जाए, मतलब भूमि बलुआही हो जाए, पानी भर जाए, या फिर आकस्मिक कोई कारण हो जाए जो कि मिट्टी को अनउपजाऊ बना दे या उसकी उपजाऊपना को क्षय कर दे, या फिर ऐसा स्थिति कि वो खेती नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, लगान की कमी के लिए आवेदन दे सकता है। दूसरा का चीज कि अगर कोई भूस्वामी बोला था कि भाई 6 महीने के भीतर कोई सिंचाई का वहां पर व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो नहीं किया है, तो बोले भैया मेरा लगान घटा दो, क्योंकि वो सिंचाई का व्यवस्था किया नहीं तो मेरा उपज उतना हुआ नहीं। चाहे सिंचाई का व्यवस्था कराने के लिए हमको दूसरा जगह से पानी लाना पड़ा, जो भी है कि व्यवस्था करना पड़ा, तो इस पे हमको इतना खर्च पड़ा, तो लगान हम क्यों भुगतान करें। तो और दूसरा है कि अगर लगान जो चालू रहे, मतलब जो अभी चल रहा है, चालू वर्ष जो चल रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि वो जो खाद्यान्न है उसके मूल्य में औसत रूप से स्थानीय मूल्य में कमी हो गई है, और वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से कमी हो गई है, तो लगान कमी के लिए आवेदन दे सकता है। क्लियर है, ये सब सारा चीज पहले ही हो चुका है, तो इसीलिए आप लोग सीएनटी देखिए, वहां भी बहुत मजा आएगा, ये सब सारा चीज आया है उसमें। अब आ जाइए धारा
52 में, धारा 52 में क्या है कि दे लगान के अतिरिक्त कुछ और रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रवृत्ति को दंड, अर्थात ये हो गया कि पहले नहीं, पहले ये जो सिस्टम आप लोग को बताए थे कि अगर जमींदार के यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके घर में कोई बच्चे का जन्म हो गया तो उसका छठियारी का खर्च कौन देगा? देगा रैयत, ठीक है। भूस्वामी का जो भाई खेत वगैरह है पर्सनल, उस पे खेती कौन करेगा, मतलब बेगारी कौन करेगा? रैयत। भूस्वामी का अगर कोई भूस्वामी की अगर किसी की मृत्यु हो गई है, भूस्वामी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका भोज भंडारा दान वगैरह का खर्च कौन वहन करेगा? तो रैयत। कुछ भी हो जाए तो देगा कौन? रैयत। तो वही चीज इसमें रोक लगाया गया है कि अगर कोई भी भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत, ग्राम प्रधान, मूल रैयत या यदि किसी ग्राम प्रधान में मूल रैयत से कोई भी हो, समझे, रैयत से कोई चुंगी, अबवाब, सलामी, कयाली या बेगार या इस अधिनियम के समय पर लागू किसी अन्य विधान प्रावित किसी कोई भी काम करवाएगा, ठीक है, तो वो दंड का भागी होगा और उसको दंड क्या मिलेगा? 6 महीने की कैद। 6 महीने की कैद हो सकती है या अर्थदंड हो सकता है जो कि 500 रुपए तक की होगी या फिर दोनों। अर्थात अगर कोई भी भूस्वामी, कोई भी रैयत से, यही सब बेगारी वगैरह नहीं कि किसी का कुछ हो जाए तो सारा खर्चा रैयत से लेता था, अगर ये सब का कोई डिमांड किया तो 3 साल का कैद, सॉरी 6 महीने का, इसमें क्या 6 ही महीने का, 6 महीने की कैद, ठीक है, 6 महीने की कैद प्लस में 500 रुपए का दंड या फिर दोनों, ये दोनों का भागी होगा। ये चीज समझ रहे हैं आप? मतलब एसपीटी के माध्यम से बेगारी पे भी रोक लगाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके बाद भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि वो चलता ही रहा है, क्योंकि जो जिसके बारे में लिखा गया कि भाई आपको ये पावर है, अब वो पढ़ पाएगा तब ना, वो तो है अनपढ़, वो कैसे पढ़ेगा? पढ़ने दिया जाएगा तब तो वो लोग पढ़ ही नहीं पाया तो भाई कहाँ से वो लोग जागरूक होगा? अब चूंकि हो रहा है कि भाई अब जागरूक हो रहे हैं 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी तक तो बहुत, और अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे देखा जाता है कि भाई अभी तक चल रहा है, चल ही रहा है, अभी भी करवा रहा है, शोषण हो रहा है और जबरदस्त तरीके से हो रहा है, क्योंकि जिन लोग को अधिकार दिया गया वो जानते ही नहीं है। भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, जो संविधान पढ़ेगा वही ना जानेगा। चाहे तो ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर आप उस समाज से हैं तो आप पढ़ लें, तो आप उसको समझाइए, आप समाज को जागरूक करिए कि भाई आपको ऐसा ऐसा भी अधिकार है, तब तो लोग जागरूक होंगे। खैर चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अध्याय अब 6 आ जाते हैं। अध्याय 6 में है धारा 53, सिर्फ एक ही धारा है इसमें। इसमें कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अब भूमि का अर्जन किया जा सकता है भूस्वामी के द्वारा, कब? तो भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अगर भवन निर्माण के लिए, ठीक है, यदि किसी ग्राम का भूस्वामी युक्तियुक्त और पर्याप्त प्रयोजन जिसका संबंध जोत ग्राम या भूस्वामी के हित से हो, भवन निर्माण के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए या फिर किसी अन्य भी परोपकारी कार्य के लिए, खान खोदने के लिए, उत्पादन अथवा सिंचाई प्रयोजन के लिए, कृषि औद्योगिक उन्नति के लिए, तो अगर ये सब काम या फिर सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने के लिए, कि अगर उसके लिए कोई नीति बनाया जिसमें कि भाई वैसा भूमि का अर्जन करके कुछ वहां पे लगाना है, जो कि राष्ट्रीय जो भी पॉलिसी है उसको क्रियान्वित किया जा सके, तो ये सब के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकेगा, लेकिन उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक होगा, उसके पास आवेदन देना होगा। ठीक है, क्लियर है? किसके किसके लिए? भवन निर्माण के लिए, किसी धार्मिक, शैक्षणिक या फिर कोई परोपकारी कार्य के लिए, मतलब खदान वगैरह के लिए, उत्पादन के लिए, सिंचाई प्रयोजन के लिए, कृषि औद्योगिक उन्नति या फिर सरकारी कोई योजना उसको प्रभावित करने के लिए, मतलब क्रियान्वित करवाने के लिए। कि अगर हो सकता है कि गांव का कोई लिया कि प्रत्येक गांव में एक भाई पंचायत भवन होगा, प्रत्येक गांव में एक बैठकी का भाई हॉल होगा, प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी होगा, इस टाइप का कोई योजना हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए अर्जन किया जा सकता है, ये सब चीज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसका क्या है? तो इसके लिए क्या चाहिए होगा कि जो भी भूमि अर्जित की जा रही है, तो जिसमें कि रैयत और उसका जो भी हित रखने वाला है, अन्य व्यक्ति को मतलब रैयत या उसका हित, जो भी व्यक्ति का उससे हित जुड़ा हुआ है, उसको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। ठीक है, कब्जा करते समय उसको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि वो रैयत बोलेगा कि भैया मेरे पास पहले इतना जमीन था, तो आप तो भाई
पुस्तकालय के लिए, पंचायत भवन के लिए और फलाना फलाना काम के लिए कि इतना भूमि तो आप ले ही लिए, ठीक है, मतलब 30% भूमि तो आप ले लिए, तो जो लगान मेरा है उसको आप घटा दीजिए उसी अनुपात में, मतलब अगर जितना लगान था उसको 30% उससे कट कर दीजिए, मतलब उसी अनुपात में घटाने के लिए घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद भी अगर कोई कब्जा कर लिया, ठीक है, कि बोला कि हाँ भाई यहाँ पे तालाब बनाएंगे, यहाँ पे भाई कॉलेज बनाएंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे, यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद अगर ले लिया है लेकिन यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 5 साल तक अगर वो नहीं किया, 5 वर्षों के भीतर अगर इस प्रकार का काम नहीं हुआ, तो उसका जो अर्जन हुआ था उसको रद्द कर दिया जाएगा और भूमि को पुनर्बंदोबस्त कर दिया जाएगा, उस भूमि को, ठीक है, वापस कर दिया जाएगा जिसका भूमि था। और अगर वो व्यक्ति वापस ना ले तो उस भूमि को गांव की बंजर भूमि की तरह बंदोबस्त कर दिया जा सकता है। ये चीज यहाँ पर है क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय 7, धारा 54 से लेकर के 63 तक है न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया हम लोग वहां पे भी देख चुके हैं अध्याय 16 में। न्यायिक प्रक्रिया में क्या चाहिए, तो प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा, सिंपल है। इसके बाद है निष्कासन, बेदखली। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिए गए उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई भी व्यक्ति बेदखल नहीं किया जा सकता है। क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति अगर बेदखल किया जा रहा है तो वो किसकी आदेश से होगा, सिर्फ और सिर्फ उपायुक्त के आदेश से। और जहां कोई रैयत अपने संपूर्ण जोत से बेदखल कर दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेकानुसार, ठीक है, उसे अपने निवास भवन पर कब्जा बनाए रखने के लिए अनुमति दे सकता है। मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति है वो उसका इतना भूमि था, इतना रैयत था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि ऐसा उपयोग कर दिया जो कि इस अधिनियम से के प्रावधानों के विपरीत है, तो उसका आदेश आया कि इस रैयत का जितना भी बंदोबस्ती है सब रद्द कर दो। रद्द कर दिया तो लेकिन यहाँ पे तो वो उसका घर था, यहाँ पे वो बेचारा रहता था, अब यहाँ से भी उसको निकाल देगा तो बेचारा कहाँ जाएगा। तो उपायुक्त ये आदेश दे सकता है कि चलो ठीक है, इतना में तुम्हारा घर है तो इतना में तुम्हारा कब्जा रहेगा, बाद बाकी सब ले लेगा। यही चीज इसमें है। अब है अपील। अपील में बहुत मजेदार है कि भाई सिंपल है, अपील कब करता आदमी, अगर एक जगह की ये यहाँ पर जाए कि भैया आपको जाना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को जाना रहता है क्या पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्टि नहीं मिला तो हाईकोर्ट को बोलते हैं कि भैया यहाँ पे जो हमको न्याय नहीं मिला, इसका फैसला को रद्द कर दीजिए। आप देखिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में भी मान लीजिए फैसला नहीं मिला तो कहाँ जाते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे दिल्ली, यही चीज ना करते हैं कि भाई आप कर दो। तो यही चीज यहाँ पर किया गया है कि अगर कोई भी देखिएगा कोई उपसमाहर्ता समझ रहे हैं, तो उपसमाहर्ता के से अगर संतुष्टि नहीं हुआ तो एसडीओ के पास जाएंगे, जिनको कि उपायुक्त का अधिकार प्राप्त हो कि भाई आप उपायुक्त वाला काम कर सकते हैं, मतलब सीओ साहब से नहीं हो गया तो एसडीओ के साहब से के पास चले जाइए, ठीक है। अगर एसडीओ से अगर नहीं हुआ तो उपायुक्त के पास जाएंगे, उपायुक्त के पास नहीं हुआ तो आयुक्त के पास जाएंगे, ठीक है। और आयुक्त से भी नहीं हुआ तो आयुक्त के पास जब नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण, एक जो पैनल, ठीक है, पैनल जो गठित किया जाएगा न्यायाधिकरण, उसके पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल जिसको बोल सकते हैं आप, तो वहां पर जाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। सीओ के बाद एसडीओ, एसडीओ के बाद आप चल जाइए डीसी साहब के पास, डीसी साहब से भी नहीं हुआ तो कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर से भी नहीं हुआ तो न्यायाधिकरण के पास। ये आपका फाइनल स्टेज है, इसके बाद आगे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुनरीक्षण मतलब वही है, रिवीजन करना है कि अगर ठीक नहीं हो आपको लग रहा है तो रिवीजन करिए, रिव्यू करिए, वही है। 59 में है पुनरीक्षण से संबंधित, 60 पुनरीक्षण मतलब रिवीजन, और यहाँ पे पुनर्निरीक्षण, निरीक्षण हाँ, रिव्यू, यहाँ पे रिव्यू करना है। 62 में आ जाइए, उपायुक्त उप समाहर्ता पर नियंत्रण। अब जो भी है उपायुक्त वगैरह पर, इस पे भी तो नियंत्रण रखना चाहिए कि भाई अनलिमिटेड पावर दे देंगे, क्योंकि सारा केंद्र में कौन है, उपायुक्त है। सीएनटीएसपीटी के केंद्र में तो यही लोग है ना, उपायुक्त, तो इन पे कंट्रोल कौन रखेंगे भाई। तो यही चीज कहा गया है कि जो उपायुक्त होंगे वही है। अभी जहां पे हम लोग अपील में जा रहे थे जैसे जैसे, अब वहां उसको उल्टा कर दीजिए, जो नीचे आएगा वो उसके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। मतलब जो सीओ और एसडीओ हैं वो एडीसी के समय, हाँ ठीक है, एडीसी के नियंत्रण में रहेंगे, वो उसके डीसी के नियंत्रण में रहेंगे, डीसी कमिश्नर के नियंत्रण में रहेंगे, उनके निर्देश में जो भी उसका पैनल गठन हो तो उनके नियंत्रण में रहेंगे। क्लियर है, बस वही है।
कमिश्नर साहब से नीचे हैं डीसी साहब, ठीक है, डीसी साहब से नीचे एडीसी, एसडीओ और उसके बाद सीओ। तो ये सब जो से चल रहा है ये ऊपर वाले इनके निर्देशन और नियंत्रण करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 पे वादों पर रोक। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पावर, जो संज्ञेय विषय दिए गए हैं, जो कि उपायुक्त को, जिन विषयों पर उपायुक्त को संज्ञेय अधिकार प्राप्त हो, मतलब उनके प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो सब पर उपायुक्त ही निर्णय लेंगे और उनका जो निर्णय रहेगा वो अंतिम होगा। क्लियर है? उनका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जोड़ा गया है कि इस धारा में कुछ दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर, कुछ जिसपे दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उन विषयों में जिनमें कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत पहले उसका क्षेत्राधिकार था, रोक नहीं लगाएगा। उन विषयों को दीवानी न्यायालय में ले जाया जा सकता है और बाद बाकी पे उपायुक्त का न्यायालय अंतिम होगा। अध्याय 8 में आ जाइए। यहाँ पे परिसीमा मतलब लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन का बात किया गया है कि यहाँ पे क्या क्या लिमिट होगा टाइम का। तो परिसीमा का सामान्य नियम, तो इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं पे कोई परिसीमा का व्याख्या नहीं किया गया, कोई उपबंधित नहीं है, उपबंध नहीं किया गया है, उसके लिए 1 वर्ष के भीतर उसका स्टार्ट किया जाना आवश्यक है। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद कोई वहां पे उसका लिमिटेशन नहीं दिया गया था, तो वहां पे हालांकि 2 वर्ष दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो वहां पे 1 वर्ष का टाइम अवधि के अंदर उसको आवेदन करना है। और उपबंध 42 के अधीन आवेदन के लिए कोई परिसीमा के लिए कोई अवधि नहीं होगी। और 42 में क्या है, तो उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि में अनधिकृत दखल में हो, जैसे नहीं होता कि जबरदस्ती कोई दखल कर लिया है, तो उस टाइप में अगर कोई मामला है तो उसके लिए कोई परिसीमा अवधि नहीं है धारा 42 में। और बाद बाकी में 1 वर्ष, और जहां पे जो स्पेशली मेंशन है उसका वो निष्कासन या बेदखली की परिसीमा, जैसे 14 वर्णित के आधार पर 14 में क्या था कि भाई भूमि का, रैयत को भूमि के प्रयोग से संबंधित था ना, कि 14 में क्या था कि सिवा उपायुक्त के आदेश के रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। यही चीज था कि धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद की तिथि से 2 वर्ष के भीतर किया जाएगा। वही हम लोग बोले थे कि अभी कोई उस पैसा यूज कर लिया जो कि उसके भूमि को नष्ट कर रहा है, तो उसे 2 साल के अंदर अपील करना है। अपील के लिए परिसीमा, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक रैयत, देखिएगा धारा 57 के खंड मतलब वही है कि जैसे नहीं था अपील में कि कहाँ पे कैसे अपील करना है, कहाँ पे अपील करेंगे, मतलब अगर उप समाहर्ता से नहीं मिला तो एसडीओ के पास, एसडीओ से नहीं मिला तो एडीसी के पास, एडीसी से डीसी के पास, डीसी से कमिश्नर के पास, कमिश्नर से नियुक्त न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। तो वही 57 खंड घ के अधीन नियुक्त न्यायाधिकरण जो है को आयुक्त न्यायाधिकरण को या आयुक्त को जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उस तिथि से 90 दिन के भीतर, सिंपल इसमें याद रखिएगा कि न्यायाधिकरण के पास या आयुक्त के पास अगर जाना है तो अगर डीसी साहब का ऑर्डर नहीं पसंद आया है तभी ना आप जाएंगे आयुक्त के पास या न्यायाधिकरण के पास। तो जब डीसी साहब का ऑर्डर नहीं पसंद आया है या कमिश्नर साहब का, तो इनके पास जाने के लिए हमें 90 दिन का समय मिलेगा कि जिस दिन वो फैसला सुनाए उसके 90 दिन के भीतर, अर्थात 3 महीने के भीतर जाना है। लेकिन अगर मान के चलिए कि सीओ एसडीओ वगैरह का ऑर्डर से हम खफा हैं, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, तो हम लोग डीसी के पास जाएंगे। तो डीसी साहब के पास जाने का समय अवधि जो दिया गया है वो 60 दिन अर्थात 2 महीने का समय दिया गया है। 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी डीसी के पास, और कमिश्नर साहब या फिर जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उसके पास 90 दिन का समय दिया गया है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 8 भी खत्म होता है। अब आ जाइए चैप्टर 9 में। दंड का प्रावधान देखिए अब यहाँ पर कि किसके किसके लिए दंड है। तो दंड वाला में देखिएगा कि धारा 67 में दंड से संबंधित प्रावधान है कि अब दंड क्यों दिया जाएगा, क्या क्या होगा तो दंड दिया जाएगा, कि किस किस कंडीशन में कौन कौन बाध्य है और किस कंडीशन में अगर वो सफल नहीं होता है, जो काम उसको दिया गया है वो अगर नहीं करता है तो क्या दंड होगा। जैसे वही देखिएगा कि सारा इसको आराम से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा ये
कि भूस्वामी होते हुए किसी खास बांधों, आहर, मेड़, जलाशय, डांडों या नाला, तालाब, किसी अन्य जलाशय या तालों की मरम्मत करने तथा उसके रख रखाव से अगर चूकता है कोई भूस्वामी, जिसकी मरम्मत या रख रखाव के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों या अन्य विधि या संथाल प्रगणना में विधि का बल रखने वाले किसी वस्तु में जिसमें कि अधिकार अभिलेख में कोई प्रथा सम्मिलित है द्वारा बाध्य होगा। मतलब भूस्वामी ये सब का अगर विधि है, ऐसा कोई अधिनियम में प्रावधान है तो वो इसके अनुसार वो बाध्य है, मतलब वो मरम्मत वगैरह कराएगा। नहीं कराएगा तो आगे देखिएगा, अभी प्रावधान है आगे में बताएगा सब। दूसरा क्या है कि भूस्वामी या भूस्वामी का अभिकर्ता ग्राम प्रधान या मूल रैयत के होते हुए भी इस अधिनियम या किसी विधि जो कि संचालन बल का मतलब विधि का बल रखती है जिसमें कि अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट कोई सम्मिलित भी है द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असफल हो। कोई भी उसका जो यहाँ पे बताया गया कि ये कर्तव्य होगा वो अगर पालन करने में असफल होता है तब। तीसरा कि बांध वही सब मरम्मत करने में असफल होता है जिसकी मरम्मत करने के लिए वो है, ठीक है, उसको पास दायित्व दिया गया है वो, अथवा किसी अभिलिखित गांव के ग्राम पथ या पड़ाव भूमि या चारागाह के परिरक्षण में असफल होता है। मतलब कोई अगर गांव है, गांव का भूमि का जो ग्राम पथ है मतलब रास्ता वगैरह, पड़ाव भूमि जो है, बैठकी वगैरह, चारागाह वगैरह, इन लोग के अगर सुरक्षा में वो असफल होता है तब क्या दंड मिलेगा, अभी आगे चलिए आगे में दंड आएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भूस्वामी या उसका अभिकर्ता ग्राम प्रधान या मूल रैयत के होते हुए भी धारा 20 के उल्लंघन में किया गया गांव की भूमि का कोई हस्तांतरण, धारा 20 में था ना कि अवैध हस्तांतरण कर लेता है, तो धारा 20 का 5 में हम लोग देखे हैं वापस करने का भी प्रावधान है। अगर उसको मतलब कि अगर कोई अवैध हस्तांतरण कर लिया तो उसका प्रतिवेदन देने में अगर असफल होता है तो वो सूचना कौन देगा, ठीक है, कि अगर वो ग्राम प्रधान मूल रैयत है तो वो भूस्वामी को देगा, भूस्वामी फिर सूचना देगा उपायुक्त को। तो अगर वो उसमें असफल होता है या फिर कोई भी भूस्वामी या अभिकर्ता होते हुए ग्राम प्रधान की मृत्यु, जैसा कि धारा 6 में प्रावधान है, मतलब धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि जैसे धारा 6 में कहा गया था ना कि अगर उसकी मृत्यु हो जाता है तो वो उपायुक्त के पास आवेदन देगा कि हमारी इसका मृत्यु हो गया, नया प्रधान चुना जाए। तो अगर वो प्रतिवेदन नहीं देता है, उससे चूकता है तब, ये सब सारा देख लीजिए, भूस्वामी है तो सारा कुछ, या ग्राम प्रधान है तो उसको सारा कुछ दायित्व निभाने के लिए सब किया गया है कि दायित्व निभाएगा, और नहीं निभाएगा तो भी दंड मिलेगा। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। किसी गांव की बंजर भूमि या खाली जोत अथवा किसी अन्य जोत के गैर जमाबंदी रैयत के साथ बंदोबस्त कर देता है तब भूस्वामी या भूस्वामी का अभिकर्ता होते हुए नवनियुक्त ग्राम प्रधान की जमाबंदी का अधिकार अभिलेख या तो मूल प्रमाणित प्रतियां धारा 8 में था ना कि कोई अगर नया, अगर जो ग्राम प्रधान था उसका अगर कोई अंतिम उत्तराधिकारी के अलावा कोई अगर बन जाता है तो उसको बोला जाता है कि सारा कुछ मूल अपना अधिकार अभिलेख का प्रतियां उपलब्ध कराएगा 3 महीने के भीतर। ये चीज था कि अगर नहीं करवाता है तो ये सब सारा, ये सब काम अगर नहीं किया तो देखिएगा रैयत होते हुए, जैसे तो अभी भूस्वामी था, अब रैयत होते हुए भूस्वामी या ग्राम प्रधान या मूल रैयत को जैसी दशा हो किसी गांव के बांध ये सब मरम्मत में सहायता देने से चूकता है तो जो करने के लिए वह इस अधिनियम के प्रावधानों के या किसी विधि या संथाल प्रणाली विधि का बल रखने वाले किसी बात जिसमें अधिकार अभिलेख प्रविष्ट कोई प्रथा सम्मिलित है द्वारा बाध्य है, ठीक है। अब रैयत होते हुए रैयत के द्वारा क्या क्या उसका कर्तव्य होगा, किसी अभिलिखित गांव के रास्ते में पड़ाव भूमि या चारागाह का अतिक्रमण करता है, वो उसका काम तो क्या था, भूमि स्वामी या ग्राम प्रधान वगैरह क्या था कि परिरक्षण करना है, लेकिन रैयत का काम क्या चाहिए कि अतिक्रमण नहीं करना है, ठीक है। और जो मरम्मत वगैरह का काम कराया जाएगा भूस्वामी ग्राम प्रधान के द्वारा उसमें उन लोग को सहायता भी देना है अगर ऐसा प्रावधान है तो, ठीक है। और इस अधिनियम के प्रावधानों या किसी विधि का वही विधि में बल रखने वाले जिसमें कि अधिकार अभिलेख में कोई प्रविष्टि कोई प्रथा सम्मिलित है के विपरीत गांव का कोई पेड़ काटता है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी विधि का बल रखने वाली वस्तु के विपरीत गांव के जंगल को अन्यथा मतलब वही गांव के जंगल को नष्ट करता है या उसके व्यवहार का निवारण करता है तो जुर्माने का जो 200 रुपए तक का हो सकता है, अपराध जारी रखने की दशा में प्रतिदिन के लिए अपराध जारी रखने के लिए 5 रुपया अतिरिक्त जुर्माना का भागी होगा। मतलब समझ गए आप लोग कि भूस्वामी या ग्राम प्रधान ये सब रहते हुए क्या क्या था, वो सब सारा कुछ था। और यहाँ पे रैयत होते हुए कि रैयत का क्या क्या ये सब कर्तव्य होगा, और जो भी अपने कर्तव्य से
चूकेगा उसको 200 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, और जितना समय तक वो अपना अपराध जारी रखेगा उसके लिए अतिरिक्त प्रतिदिन के लिए 5 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो क्या ये क्लियर हो गया? जैसे पिछले देखिए, अगर नहीं क्लियर तो एक बार देख लीजिए फिर से। ये सब का चीज था कि यहाँ पे भूस्वामी ये सब का कि वो सब ये सब पालन करवाएगा, ठीक है, मरम्मत करवाएगा, ये सब चारागाह का परिरक्षण, ये सब मतलब उसका सुरक्षा करेगा, ठीक है। तो अगर प्रधान का मृत्यु हो जाता है तो प्रतिवेदन देगा कि नया प्रधान नियुक्त किया जाए, उसको सब बंदो सारा क्या बोल सकते हैं उसको, अधिकार अभिलेख वगैरह सब उपलब्ध करवाएगा। गैर जमाबंदी रैयत का बंदोबस्त अगर हो जाता है तो उसका भी दोषी होगा। तो ये सब सारा कुछ अगर ये है, और रैयत होते हुए उसको सहायता करना है, चारागाह वगैरह का अतिक्रमण नहीं करना है, ठीक है, कोई पेड़ नहीं काटना है, जंगल बर्बाद नहीं करना है, और अगर ये सब वो अगर कोई किया तो फिर 200 रुपए का जुर्माना या फिर प्रतिदिन के लिए एक्स्ट्रा 5 रुपया, ये प्रावधान है। अब आ जाइए अधिक, मतलब इससे दूसरा, इसका दूसरा में है कि यदि कोई भूमि धारा 20 जिसमें कि ट्रांसफर करने और उसको वापस करने का प्रावधान था, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन या कपट पूर्ण तरीके से हस्तांतरित की गई हो, कपट का अगर उपयोग किया गया हो तो वापस करने का प्रावधान था ही, लेकिन साथ ही उसको दंड भी तो देने का प्रावधान है। और दंड देने का प्रावधान इसमें दिया गया है कि उसे 3 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है, 3 वर्ष का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। और अपराध जारी रखने की स्थिति में अपराध जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त 50 रुपए दंड लगाया जाता है, अधिक मतलब 50 रुपए या 50 रुपए से कम। क्लियर है कि अगर कोई कपटपूर्ण तरीके से भूमि हस्तांतरित करा लेता है तो धारा 20 का 5 में तो था कि वापस करवा दिया जाएगा, लेकिन अगर फिर भी उसके बाद भी दंड है कि अगर वो ऐसा करता है तो 3 साल का उसको जेल मिलेगा या 1 साल 1000 रुपए जुर्माना या दोनों, और अगर जारी रखता है तो 50 रुपए प्रतिदिन अधिकतम। इसके बाद है कि ऐसा जुर्माना उपायुक्त द्वारा ऐसी जांच पड़ताल के बाद जो उपायुक्त स्व प्रेरणा से या सूचना पाने पर अपराध किए जाने की तारीख से 3 महीने के भीतर परिचित पक्ष में अभियोग पत्र देने से लगाया जाएगा। 3 महीने के अंदर वो उपायुक्त लगा देंगे। और उसका अर्थ कि उपायुक्त के अगर उपायुक्त कोई जुर्माना लगाया है तो अगर उसके विरुद्ध अगर आप आयुक्त अपील करना चाहते हैं तो अपील कहाँ होगा? आयुक्त के पास होगा कि भाई कोई अपील करना है कि भैया हम पे जुर्माना लगा दिए, हम तो कपटपूर्ण किए नहीं थे, हम तो भाई जानबूझ के नहीं किए थे, ये सब फैक्ट मेरे नजर में नहीं था, इसलिए हम ये भूमि को हस्तांतरित करवा लिए हैं। लेकिन अब अगर उपायुक्त हम पर देखिए इतना दंड लगा रहे हैं तो हमको भाई जेल से छूट दिया जाए, चाहिए जुर्माना से बचाया जाए। तो ऐसा अपील वो अगर वो करना चाहे तो कहाँ करेगा? आप आयुक्त के पास करेगा, और आयुक्त का निर्णय, आयुक्त दिया गया आदेश अंतिम होगा। क्लियर है? यहाँ पर हो गया आप लोग का ये क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक। अब है कि इस प्रकार की भूमियों पर अधिकार अर्जन नहीं किया जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें क्या चीज है कि इस सब में बताया गया कि किस किस कंडीशन में भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा। तो इसका मुख्य जो आप लोगों को प्रश्न इंपॉर्टेंट आ सकता है वो देखिएगा कि अगर उसका उस भूमि का प्रयोग शहर, नहर, बांध, सड़क, नहर, बांध ये सब के लिए अगर कोई सामाजिक कार्य के लिए हो रहा है जिसका कि पूरा समाज, पूरा गांव उसका यूज कर रहा है तो उसका नहीं होगा। और दूसरा चीज, ग्राम प्रधान मूल रहती है, उनके परिवार के सदस्य भूस्वामी के द्वारा प्रतिधारित प्रति जोत, इसका भी नहीं होगा। और चारागाह, जाहिर थान, शमशान, कब्रिस्तान ये सब के लिए अगर कोई भूमि है तो ये सब का भी अर्जन नहीं होगा। धारा 69 की मुख्य बातें यही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। धारा 71 नियम बनाने का अधिकार। तो सिंपल है, नियम बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। अब है विशिष्ट विधानों का परित्राण। विशिष्ट विधानों का परित्राण मतलब कि यहाँ पर वही है, परित्राण का मतलब भी होता है सेविंग, ठीक है, उसको सेव करना कि वो बचा रहेगा, उसका अस्तित्व बचा रहेगा। तो इस अधिनियम की कोई बात संथाल परगना में लागू किसी अन्य विधि को जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्टता या आवश्यक विवेचना द्वारा रद्द न कर दी गई, मतलब इस अधिनियम के द्वारा अगर वो रद्द नहीं कर दिया है, जो भी संथाल परगना में विधि है उसको प्रभावित नहीं करेगी। जब किसी अन्य विधि के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध या इससे असंगत हो तब इस अधिनियम के प्रावधान अधिक प्रबल होंगे। मतलब अगर कोई दो विधि है, जो संथाल परगना का विधि है और एक है ये हमारा एसपीटी का कोई प्रावधान है, अगर दोनों में टकराव कुछ हो जाता है, दोनों में कुछ टकराव हो जाता है तो इसका प्रभाव अधिक रहेगा, एसपीटी का ये वाला शून्य हो जाएगा। जैसे कि है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसी समवर्ती सूची का जितना भी विषय है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विधि बना सकता है, लेकिन
दोनों के विधि अगर बनाए गए विधि के द्वारा अगर टकराव की स्थिति होती है तो जो केंद्र सरकार का विधि होगा वो सुप्रीम माना जाएगा, मान्य माना जाएगा, और जो राज्य सरकार का विधि है उसे शिथिल मान लिया जाएगा या उस हद तक रद्द माना जाएगा जिस हद तक वो सेंट्रल वाले नियम को नियम के विरोधाभास है या फिर दोनों में एक दूसरे के विपरीत में है। क्लियर है? तो आज यहाँ पर हमारा ये एसपीटी भी होता है समाप्त। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीएनटी और एसपीटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इतना अगर आप धाराएं इतना जितना बताया गया है उसको अगर आप ज्यादा नहीं आराम से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में गारंटी है कि आप 10 में से 8 से 9 प्रश्न तो श्योर करके ही आएंगे। तो आज चलिए अब इतना ही में विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।